डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सरफेस इरिगेशन की नेक्स्ट मेथड फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। चूँकि यह फरो मेथड जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। तो पहले जो है हम भाग 1 के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फरो मेथड होता क्या है। Furrows are small parallel channels made to carry water in order to irrigate the crop. The crop is usually grown on the ridges between the furrows. यह फरो मेथड इरिगेशन की जो है, इसमें खेत को मादा और कूड़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जो फरोज होती हैं वो छोटी एक दूसरे के समानांतर नालियां बनी हुई होती हैं, जिसमें कि सिंचाई का पानी दिया जाता है फसलों को देने के लिए। और क्रॉप जो है वह मादा पर लगाई जाती है, फरो जो होते हैं वो कूड़ होते हैं। तो इस प्रकार मादा एवं कूड़ पद्धति में सिंचाई की जाती है, जिसमें कि मादा के ऊपर फसलों को लगाया जाता है और कूड़ में पानी दिया जाता है, जिससे कि मादा में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती है। The furrow method of irrigation is used to irrigate the row crops for which furrows are developed between the row crops. यह जो फरो मेथड है, ये रो क्रॉप अर्थात जहाँ पे फसलें कतारों में लगाई जाती है उन्हीं के लिए उपयुक्त होती है, और कतारों के बीच में फरो बनाई दी जाती है जिसमें कि सिंचाई का पानी दिया जाता है। For this purpose, small channels are formed along or across the slope of a field at definite distance, and water from open channel or ditches or pipes are delivered into the furrows. इस विधि में जो है उचित दूरी पर जो है फरो बना दी जाती हैं। ये फरो यदि समतल जमीन होती है तो वहां पर, या बहुत कम ढाल होती है तो वहां पर ढाल की दिशा में होती है, अन्यथा यदि ढाल ज़्यादा है तो अक्रॉस द स्लोप अर्थात कंटूर पर या ढाल के विपरीत दिशा में समानांतर नालियां बना दी जाती हैं, जिसे मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है और मुख्य नाली की सहायता से इसमें पानी दिया जाता है। वाटर इनफिल्ट्रेट द बॉटम and the side of the furrow, moving downward and laterally wet the soil and thus irrigate the areas between the furrows. जब इन फरों में पानी छोड़ा जाता है या कूड़ में पानी दिया जाता है, तो यह पानी जो है नीचे जाने के साथ साथ, भूमि में नीचे जाने के साथ साथ भूमि में साइड पे भी बहकर रिज के नीचे जहां पर फसलों की जड़ होती है वहां पे पहुंच जाता है, और इस तरह जड़ क्षेत्र, मादा में लगे हुए फसलों के जड़ क्षेत्र में पानी पहुंच जाता है। Ridges between the furrows serve as a planting bed for row crops and absorb water from adjacent furrow by capillary suction. मादा के ऊपर जो है वो फसलें लगी रहती हैं जो रो क्रॉप के लिए बेड का कार्य करती हैं, और ये इनकी जो जड़ क्षेत्र है इसमें जो पानी रिस कर पहुंचा रहता है कैपिलरीज के सक्शन के द्वारा, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रिजेस रिमेन ड्राई परमिटिंग कल्चरल ऑपरेशन सूनर आफ्टर ईच इरिगेशन। इस विधि का एक मुख्य फायदा यह मिलता है कि जो मादा होती है उसकी ऊपरी सतह जो है भुरभुरी बनी रहती है, पानी देने पर गीली भी नहीं होती, और उस पर किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। मादा कूड़ पद्धति को इस चित्रों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये मादा बनी हुई है और ये दो मादा के बीच में फरो बनी हुई है। तो ये फरो में जो है पानी दिया जाता है और ये रिजेस पर जो है ये क्रॉप लगाई जाती है। अब इसका यदि हम एक्चुअल चित्र देखें तो इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। ये हमारी मुख्य नाली बह रही है और ये जो है हमारी फरो बनाई गई हैं, और ये जो है ये मादा बनी हुई है। तो इस मादा पे जो है फसलें लगाई गई हैं, और ये जो फर्रो बनी हुई हैं इसमें सिंचाई का पानी दिया जाता है जो मुख्य नाली से दिया जाता है। तो इस प्रकार मादा कूड़ पद्धति का व्यवस्थापन करके फसलों की सिंचाई की जाती है। Furrow irrigation can be used to irrigate all cultivated crops, plants grown in rows including orchards and vegetables. जितनी भी रो क्रॉप्स होती हैं जो फसलें कतारों में लगाई जाती हैं उसमें आसानी से इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ
सब्जियों की खेती के लिए और फलदार वृक्षों के लिए अर्थात ऑर्चर्ड्स के लिए भी यह विधि उपयुक्त होती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इरिगेटिंग मेज, सोरघम, शुगरकेन, कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इस प्रकार जो है, जैसे कि कतारों में लगाई जाने वाली फसलें हैं, मक्का है, ज्वार है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू, मूंगफली, आलू और दूसरी अन्य वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए सिंचाई करने के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। फरोज आर पर्टिकुलरली वेल अडॉप्टेड टू इरिगेट द क्रॉप विच आर सब्जेक्टेड टू इंजुरी फ्रॉम पॉन्डेड सरफेस वाटर और ससेप्टेबल टू फंगल रूट रॉट। वे फसलें जिसमें कि पानी के भरे होने के कारण नुकसान हो जाता है या फिर जिसमें फंगल रूट रॉट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं जड़ क्षेत्र में पानी भरे होने के कारण, तो उन फसलों के लिए भी फर्रो मेथड उपयुक्त होती है। फर्रो कैन बी स्पेस्ड टू फिट द क्रॉप ग्रोन एंड द स्टैंडर्ड मशीन्स फॉर प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग। इन फर्रोस को जो है आसानी से हमारे सिस्टम में लेआउट किया जा सकता है, दूरी बढ़ाई जा सकती है, दूरी कम किया जा सकता है। तो जैसे भी फसलों को लगाने की पद्धति होती है या फसलों की ज्योमेट्री होती है और मशीन के हिसाब से फर्रोस की दूरी वगैरह जो है आसानी से फिट की जा सकती है। क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटो एंड कॉटन हैव ए फर्रो बिटवीन ऑल रोज। कुछ फसलें जैसे कि मेज है, पोटैटो है, कॉटन है, इसमें हर एक रो क्रॉप के बीच में एक फर्रो होती है। जबकि कुछ वेजिटेबल फसलें जैसे कि लेट्यूस, कैरेट, ओनियन इत्यादि जो हैं, इसमें मादा पे 2 रो लगाई जाती हैं और इन 2 फसलों की कतारों के बीच में एक फर्रो बनी हुई होती है। वाइड स्पेस्ड क्रॉप्स लाइक मेलन, फ्रूट ट्रीज एंड बेरीज जनरली रिक्वायर मोर देन 1 फर्रो बिटवीन दी क्रॉप रोज। जो दूर दूर पर फसलें लगाई जाती हैं अर्थात जिनके कतारों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, जैसे कि मेलन है या फ्रूट ट्रीज वगैरह है, उसमें जो है सामान्यतः फसलों की 2 कतारों के बीच में एक से ज़्यादा फर्रो बनी हुई होती है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ ट्री प्लांटिंग 1 फर्रो alongside the tree row may be sufficient, but as the trees develop then 2 or more furrows can be constructed to provide the sufficient water। फलदार वृक्ष जब छोटे होते हैं तो एक कतार के पास में जो है एक फर्रो बना दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे वृक्ष बड़े होते हैं जाते हैं उनकी जल मांग बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे समय में फल वृक्ष के दोनों ओर जो है फर्रो बना दी जाती है। समटाइम ए स्पेशल जिगजैग सिस्टम इज यूज्ड टू इम्प्रूव द स्प्रेड ऑफ वाटर। कई बार जो है फलदार वृक्षों में पानी के उचित जड़ क्षेत्र में पहुंचाने के लिए जो है फर्रो को जिग जैग भी बनाया जाता है, जिसे कि हम नीचे चित्र से समझ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रीज की जो है 2 रो लगी हुई हैं और ये जिग जैग फर्रो बनी हुई है। तो इस प्रकार ये जो है इस फर्रो से इस ट्री को पानी मिल जाता है, लेकिन ये यहाँ पे ट्री को इस फर्रो से पानी मिल जाता है। इधर से भी पानी मिल जा रहा है और इधर से भी मिल जा रहा है। तो इस प्रकार हर एक वृक्ष को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, हमें 2 फर्रो बनाने की आवश्यकता नहीं होती और इस जिगजैग पद्धति में एक ही फर्रो बनाने से हमारा काम हो जाता है। अन्यथा हमें एक फर्रो इस तरफ बनानी पड़ती और एक फर्रो वृक्षों के इस तरफ बनानी पड़ती। तो हमारे जिगजैग फर्रो बनाने से हमारे श्रम, समय और भूमि की बचत होती है। Furrow should be spaced close enough to ensure that water is spread to the sides into the ridges and root zone of the crop before it moves down below the root zone। एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच की दूरी इतनी पर्याप्त होना चाहिए कि पानी जो है वो फसलों के नीचे जड़ क्षेत्र में आसानी से पहुंच जाए, इसके पहले कि वह जो है रूट जोन के नीचे चला जाए, अर्थात लैटरल मूवमेंट के द्वारा जो है वो जड़ क्षेत्र में पहुंच जाए। In general, small plants require small furrows, larger plant permit large furrows। छोटे जो पौधे होते हैं उनके लिए छोटे आकार की फर्रो या कम गहराई की फर्रो पर्याप्त होती है, जबकि जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके लिए चौड़ी और गहरी फर्रो की आवश्यकता होती है। फर्रोज ऑफ 7.5 to 12.5 centimeter depth are appropriate for vegetables, while some row crops and orchards require much deeper।
वेजिटेबल और दूसरी फसलों के लिए जो है 7.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर गहराई की जो है फरो वो पर्याप्त होती है, जबकि जहां पर वृक्ष होते हैं या कुछ ऐसी रो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए जो है गहरी फरो की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि किस सॉइल के लिए ये मेथड सुटेबल होती है। फरो कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट सॉइल टाइप्स। अधिकांश भूमि प्रकार में यह विधि उपयुक्त होती सिंचाई करने के लिए, परंतु जहां पर बहुत ज़्यादा कोर्स सैंडी सॉइल्स होती हैं वहां पर यह विधि उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि जो है ऐसी सॉइल्स में परकोलेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी भूमि जिनमें कि क्रस्ट का निर्माण हो जाता है, अर्थात जब सिंचाई करने पर ऊपरी परत तेज धूप के कारण जल्दी सूख जाती है और एक कड़ी परत बन जाती है, तो वहां पर ऐसी भूमियों में सिंचाई करने के लिए फरो इरिगेशन मेथड बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें रिजेस के ऊपर पानी नहीं बहता, इसलिए रिजेस जो है वो भुरभुरी बनी हुई रहती हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं हम सुटेबल स्लोप्स की। सामान्यतः 0.5% जिस भूमि में ढाल होता है वहां पर यह भूमि में सिंचाई करने के लिए उपयुक्त होती है, परंतु यदि ढाल ज़्यादा होता है तो वहां पे जो है कंटूर लाइंस पे जो है फर्रों का निर्माण किया जाता है और वहां पर कंटूर फर्रों में सिंचाई की जाती है। इसको इस चित्र से समझा जा सकता है। मान लीजिए यह कोई ढालदार भूमि है जिसमें कि 0.5% से ज़्यादा ढाल है, तो यहाँ पर ढाल की विपरीत दिशा में जो है ये फर्रो इस प्रकार से कंटूर लाइन के पैरेलल जो है इनका निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं हम फर्रो के लेआउट की, अर्थात फर्रो जो है कितनी लंबी होनी चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग अर्थात एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का लेआउट किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो ये जो फर्रो का लेआउट होता है सामान्यतः निम्नलिखित नेचुरल कंडीशंस पर निर्भर करता है। पहला है स्लोप, अर्थात भूमि की ढाल कैसी है। दूसरा सॉइल टाइप, जिसमें मुख्यतः टेक्सचर कैसा है। अवेलेबल स्ट्रीम साइज, अर्थात जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें फ्लो कितना है। इरिगेशन डेप्थ, अर्थात हमें फसलों में एक बार में कितनी गहराई तक सिंचाई करनी है। फार्मिंग प्रैक्टिस, हमें फार्मिंग प्रैक्टिस कैसी है, मैकेनाइज्ड है या हाथों के द्वारा हमें जो है खेती करनी होती है। और फील्ड लेंथ, अर्थात फील्ड कितनी लंबाई में है। तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि ये फर्रो का लेआउट कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्रो लेंथ की, अर्थात फर्रो की लंबाई कितनी होनी चाहिए। फर्रो मस्ट बी ऑन कॉन्सोनेंस विद द स्लोप, द सॉइल टाइप, द स्ट्रीम साइज, द इरिगेशन डेप्थ, द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड द फील्ड लेंथ। अर्थात जो फर्रो की लंबाई होती है वह मुख्यतः स्लोप, सॉइल टाइप, स्ट्रीम साइज, इरिगेशन डेप्थ, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और फील्ड लेंथ पर निर्भर करती है। तो एक एक करके देखते हैं कि हम लंबाई पर जो है इन सभी कंडीशंस का कैसा प्रभाव पड़ता है। स्लोप, पहला जो है भूमि की ढाल कैसी है। ऑल्दो फर्रो कैन बी लॉन्गर व्हेन द लैंड स्लोप इज स्टीपर, द मैक्सिमम रिकमेंडेड फर्रो स्लोप इज 0.5% टू अवॉइड सॉइल इरोजन। यदि भूमि में ढाल अधिक है तो हमें जो है फर्रो की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन अधिकतम ढाल जो है 0.5% जो है उपयुक्त होती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। यदि इससे ज़्यादा ढाल होती है तो सॉइल का इरोजन होने की संभावना रहती है। उस कंडीशन में हमें ढाल के विपरीत दिशा में जो है फर्रो का निर्माण करना पड़ता है। हालांकि इस परिस्थिति में भी जो है ढाल 3% से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फर्रो के टूटने के और पानी के जो है बह जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि 3% से अधिक ढाल होता है तो वहां पर जो है टेरेसेस का निर्माण करके और फिर फर्रो का निर्माण किया जा सकता है। फर्रो की लंबाई को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सॉइल टाइप, अर्थात भूमि का टेक्सचर कैसा है। इन सैंडी सॉइल्स वाटर इनफिल्ट्रेट रैपिडली, फर्रो शुड बी शॉर्ट
less than 110 meter so that the water will be reach the downstream and without excessive percolation losses। यदि सैंडी सॉइल है तो हमें जो है फर्रो की लंबाई कम कर देनी चाहिए क्योंकि इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होने के कारण जहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है वहीं पर पानी इनफिल्ट्रेट होता रहेगा और आगे की ओर कम बढ़ेगा। इसके विपरीत क्ले सॉइल्स जो होती हैं या भारी भूमि होती है उसका इनफिल्ट्रेशन रेट जो है बहुत कम होता है, रिसाव क्षमता बहुत कम होती है। तो ऐसी जगह पर जो है हम फर्रो की लंबाई बढ़ा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि स्ट्रीम साइज अर्थात जो उपलब्ध पानी है उसका फ्लो कैसा है, उसके ऊपर भी फर्रो की लंबाई निर्भर करती है। नॉर्मली स्ट्रीम साइज अप टू 0.5 लीटर पर सेकेंड विल प्रोवाइडेड एन एडिक्वेट इरिगेशन प्रोवाइडेड द फर्रोज आर नॉट टू लॉन्ग। यदि स्ट्रीम साइज 0.5 लीटर पर सेकेंड है तो यह पर्याप्त होता है और फर्रो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी चाहिए। When large stream size are available, water will move rapidly down the furrow and so generally furrows can be longer। यदि जो है स्ट्रीम साइज ज़्यादा है, पानी का फ्लो ज़्यादा है तो हमें फर्रो की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए ताकि पानी जो है आसानी से उस कंडीशन में लंबे फर्रोस को सिंचित कर सकता है। The maximum stream size that will not cause erosion will obviously depend on the furrow slope। परंतु फ्लो के साथ साथ जो है स्लोप भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन केस इट इज एडवाइज नॉट टू यूज स्ट्रीम साइज लार्जर देन 3 लीटर पर सेकेंड। 3 लीटर पर सेकेंड से अधिक फ्लो नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है सॉइल इरोजन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन डेप्थ अर्थात कितनी गहराई तक सिंचाई करना है या एक बार में हमें कितना पानी देना है, तो इसके ऊपर भी फर्रो की लंबाई निर्भर करती है। अप्लाइंग लार्जर इरिगेशन डेप्थ यूजुअली मीन्स दैट फर्रो कैन बी लॉन्गर एज देयर इज मोर टाइम अवेलेबल फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द फर्रो एंड इनफिल्ट्रेट। यदि इरिगेशन डेप्थ ज़्यादा होती है अर्थात एक बार में हमें ज़्यादा मात्रा में पानी देना है तो ऐसी कंडीशंस में फर्रो की लेंथ ज़्यादा रखी जाती है ताकि पानी जब शुरू के सिरे से आखिरी सिरे तक पहुँचे तो उस समय उसको इतना पर्याप्त समय मिल जाए कि पानी जो है सॉइल में इन्फिल्ट्रेट हो सके और लैटरल मूवमेंट के द्वारा जो है रिजेस के नीचे जड़ क्षेत्र में पहुँच सके। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अर्थात हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हमारा फार्म किस प्रकार का है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि फर्रो की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यदि हमारी फार्मिंग मैकेनाइज्ड है तो हम फर्रो लंबी बना सकते हैं, परंतु यदि हम हाथ के द्वारा कार्य करते हैं तो और हमारे पास कृषि यंत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो हमें फर्रो की लंबाई छोटी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फील्ड लेंथ। सामान्यतः जो है हमारी जो फील्ड की जितनी लेंथ होती है, फील्ड की जितनी लंबाई है, उतनी ही लंबाई में हमें फर्रो का निर्माण, उतनी लंबी फर्रो का निर्माण करना चाहिए। अब इन सभी फैक्टर्स का आपस में क्या संबंध है, इसको जो है हम निम्नलिखित टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए कि फर्रो स्लोप है, मैक्सिमम स्ट्रीम साइज लीटर पर सेकंड पर फर्रो है। यदि क्ले सॉइल टेक्सचर जो है क्ले, लोम और सैंड है और इरिगेशन डेप्थ मिलीमीटर में 50 मिलीमीटर या 75 मिलीमीटर है सेम क्ले टाइप में, तो इसका आपस में किस प्रकार रिलेशनशिप होता है इसको इस टेबल से समझा जा सकता है। ये देखिए, यदि जो है मान लीजिए क्ले सॉइल है और फर्रो स्लोप, जैसे जैसे फर्रो स्लोप को यदि हम देखें, फर्रो स्लोप यदि जो है स्लोप बढ़ता चला जाता है तो किसी भी सॉइल टाइप में जो है फर्रो की लंबाई बढ़ती चली जाती है, अर्थात स्लोप के साथ साथ फर्रो की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में स्लोप ज़्यादा होने से पानी आसानी से लंबी नालियों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यदि हम सॉइल के बीज की बात करें, सॉइल टेक्सचर के बीज की, तो यदि हम क्ले सॉइल में देखते हैं तो यहाँ पर यदि 50 मिलीमीटर नेट डेप्थ है तो लंबाई जो है 100 मीटर है, परंतु लोम सॉइल्स में
वही लंबाई जो है घट के 60 सेंटीमीटर हो जाती है, 60 मीटर हो जाती है, और सैंडी सॉइल्स में वह फर्रो की लंबाई घटकर 30 मीटर तक सीमित हो जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जैसे भारी भूमि से हल्की भूमि की तरफ जाते जाते हैं रिसाव क्षमता बढ़ती चली जाती है, और पानी जो है जहां पर छोड़ा जाता है वहीं पर नीचे जड़ क्षेत्र के नीचे चला जाता है पानी, और आगे की ओर कम गति से बढ़ता है। इसलिए जो है यदि सॉइल टेक्सचर जो है भारी भूमि से कम भूमि की ओर जो है फर्रो की लंबाई कम कर दी जाती है। अब यदि हम बात करें नेट इरिगेशन डेप्थ की, तो आप देखिए कि क्ले सॉइल में जो है डेप्थ जब 50 मिलीमीटर थी तो लंबाई 100 मीटर रखी गई थी फर्रो की, लेकिन यदि डेप्थ बढ़ा दी जाती है, अर्थात एक बार में सिंचाई की मात्रा यदि 75 मिलीमीटर हमको सिंचाई करना है तो फर्रो की लंबाई 150 मीटर तक हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार इस रिलेशन, यह जो टेबल है यह एक फर्रो के निर्माण में गाइडलाइन की भूमिका निभाता है। हालांकि यह जो है एक्चुअल रिलेशनशिप को नहीं दर्शाता है, एक केवल गाइडलाइन है जिसके हिसाब से कार्य किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम फर्रो के शेप की, कि अर्थात फर्रो का शेप किस प्रकार होना चाहिए। द शेप ऑफ फर्रो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल टाइप एंड द स्ट्रीम साइज। यह शेप जो है, आकार जो है, यह दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला है सॉइल टाइप अर्थात सॉइल का टेक्सचर कैसा है, और दूसरा स्ट्रीम साइज क्या है या वाटर का फ्लो कैसा है। तो पहले देखते हैं हम सॉइल टाइप के। यदि सैंडी सॉइल होती है तो सैंडी सॉइल्स में वाटर जो है वो वर्टिकली अर्थात नीचे की ओर ज्यादा जाता है और साइड में कम फैलता है। इसलिए हम यहाँ पर वी शेप फर्रो का निर्माण करते हैं ताकि पानी जो है नीचे जाने के लिए उसको कम जगह मिल सके और पानी साइड में ज्यादा फैल सके। परंतु क्ले सॉइल्स में जो है लैटरल मूवमेंट ज्यादा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट की बजाय, तो वहां पर जो है हम चौड़े आकार की जो है फर्रो का निर्माण कर सकते हैं। इसको जो है इस प्रकार चित्र से समझा जा सकता है कि देखिए यदि सैंडी सॉइल है तो हम इस प्रकार की फर्रो का निर्माण करते हैं ताकि जो कि कम चौड़ी होती है और पानी यहाँ से लैटरल मूवमेंट द्वारा जाता है और नीचे की ओर ये कम चौड़ी होती चली जाती है, जिससे कि पानी को नीचे रिसने के लिए कम सरफेस मिल पाता है। दूसरी तरफ यदि क्ले सॉइल होती है तो निचला हिस्सा जो है फर्रो का वो चौड़ा कर दिया जाता है, पानी क्योंकि इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट जो है कम होता है और लैटरल मूवमेंट ज्यादा होता है। तो इस प्रकार जो है फर्रो का आकार भूमि के गठन के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। दूसरा आता है स्ट्रीम साइज। इन जनरल द लार्जर द स्ट्रीम साइज द लार्जर द फर्रो मस्ट बी टू कंटेन द फ्लो। यदि फ्लो ज्यादा है तो हमें चौड़ी फर्रो का निर्माण करना चाहिए, और यदि फ्लो रेट कम है तो कम चौड़ी फर्रो का निर्माण करना चाहिए। अब बात करते हैं फर्रो की स्पेसिंग की, अर्थात एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच में कितनी स्पेसिंग होना चाहिए। यह जो है निर्भर करता है सॉइल टाइप के ऊपर और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। पहला देखते हैं सॉइल टाइप। एज ए रूल फॉर सैंडी सॉइल द स्पेसिंग शुड बी बिटवीन 30 to 60 सेंटीमीटर, अर्थात 30 सेंटीमीटर फॉर कोर्स सैंड सॉइल और 60 सेंटीमीटर फॉर फाइन सैंड सॉइल्स। यदि हमारी सॉइल कोर्स है या हल्की भूमि है तो उसमें एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच की स्पेसिंग कम रखी जाती है क्योंकि लैटरल मूवमेंट कम होता है। दूसरी तरफ ऑन क्ले सॉइल्स द स्पेसिंग बिटवीन टू एडजेसेंट फर्रो शुड बी 75 to 150 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ जो क्ले सॉइल्स या भारी भूमि होती है उसमें एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच की दूरी जो है हम 75 से 150 सेंटीमीटर तक रखते हैं क्योंकि इसमें लैटरल मूवमेंट ज्यादा होता है। कई बार यह होता है कि इतनी चौड़ी फर्रो के बीच की, दो फर्रो के बीच की जो स्पेस होती है एक प्रकार से वो मादा है, तो उस पर जो है हम 2 कतारें लगा सकते हैं फसलों की। तो जब हम अधिक कतार लगा पाते हैं, एक कतार से ज्यादा हम लगा पाते हैं मादा के ऊपर, तो ये कई बार इसको बेड्स भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो है हमारे को पौधे लगाने के लिए ज्यादा एरिया उपलब्ध हो जाता है और मैनुअल वीडिंग करने के लिए आसानी होती है।
The ridges can be slightly rounded at the top to drain off water that would otherwise tend to pond on the ridges surface during the heavy rainfall. जो ridges होती हैं उसका ऊपरी किनारा जो है वो राउंडेड रखा जाता है ताकि पानी जो है वो आसानी से ऊपर तक ना पहुंच पाए। फिर बात करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की। यदि मैकेनाइज्ड फार्मिंग है हमारी, तो एक फर्रो से दूसरे फर्रो के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे मशीनों के हिसाब से और फसलों की दूरी के हिसाब से फसलों की कतारों की दूरी के हिसाब से सेट की जाती है। सामान्यतः जब हम एक फसल से दूसरे फसल पे जाते हैं तभी हमारे को मशीन में परिवर्तित करना पड़ता है, और अन्यथा जो है यदि हम एक ही फसल लेते आ रहे हैं तो हमें मशीनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ता और मशीन के हिसाब से जो है फर्रों की दूरी निर्धारित की जाती है। अब हम देखते हैं कि फर्रों में सिंचाई देने का तरीका कैसा होता है। ये मान लीजिए हमारी फर्रोज बनी हुई हैं और ये हमारी मुख्य नाली बनी हुई है, तो कई बार जो है मुख्य नाली से हमें साइफन सिस्टम या ट्यूब्स के द्वारा जो है इसमें पानी दिया जाता है। दूसरी कंडीशन में जो है इन मुख्य नाली को जो है तोड़ दिया जाता है और फर्रों में सिंचाई करने की दी जाती है, अर्थात मुख्य नाली से पानी देने के लिए मुख्य नाली के किनारों को तोड़ दिया जाता है और फर्रों में पानी प्रवाहित होने दिया जाता है। तीसरी कंडीशन में जो है जो मुख्य नाली होती है उसके भूमि के अंदर ही अंदर जो है पाइप फंसाकर जो है फर्रों में छोड़ दिया जाता है। तो जब मुख्य नाली में पानी दिया जाता है तो यह पानी जो है अंदर ही अंदर पाइप से होता हुआ फर्रों में चला जाता है। तो इस प्रकार 3 कंडीशंस के हिसाब से फर्रों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेटिंग पीरियड कैसे मिलता है और फसलों का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है फर्रो मेथड में।